नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए बहुत जल्दी बजट पे एक लाइव लेक्चर लेके आऊंगा। आज मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने मध्य भारत सरकार का बजट ला करके जो 2022 में प्रस्तुत किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि हम MPGK की एक लाइव सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब उसको हमने 1-2 दिनों के लिए रोक दिया है, हम उसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उसे फिर से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन आज चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट, इसलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत सरकार के बजट पे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, बजट से पहले मैं आपसे 1-2 चीजों पर अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात कर लूं तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको याद रखना है होशंगाबाद। याद रखिए, होशंगाबाद का नाम किसके नाम के ऊपर पड़ा था? होशंग शाह के नाम के ऊपर, याद रखिएगा। और होशंगाबाद, याद रखिएगा, होशंगाबाद का नाम किसके नाम के ऊपर पड़ा था? होशंग शाह के नाम के ऊपर पड़ा था, जो होशंगाबाद के राजा थे। बात समझ में आ रही है? भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने आज मध्य प्रदेश सरकार ने कल के दिन, यानी कि याद रखना है, कल के दिन मध्य प्रदेश सरकार ने यानी 3 फरवरी को होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। याद रखिएगा, ये ऑफिशियल नेम है। अब से वापस होशंगाबाद को किस नाम से बुलाया जाएगा? नर्मदापुरम। याद रखिएगा, पहले प्राचीन काल में जब मालवा में राजवंशों का शासन था, आ गई बात समझ में, तब भी इसका नाम नर्मदापुर ही था। और बाद में होशंग शाह के शिलालेखों से हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि होशंग शाह ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? होशंग शाह ने इसका नाम बदल करके होशंगाबाद कर दिया था। और अब इसे होशंगाबाद नहीं, अब फिर से इसे किस नाम से बुलाया जाएगा दोस्तों? तो नर्मदापुरम के नाम से। ये अनाउंसमेंट कब हुई है? 3 फरवरी को। और याद रखिएगा, दूसरी क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, ये माखनलाल चतुर्वेदी वही है जिनकी कविता हमने हिंदी की पाठ्य पुस्तक में बचपन के दिनों में पढ़ी थी। जो कैसी पाठ्य पुस्तक है, जो कैसी कविता है, तो आप सुन लीजिए कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी वाला के। फिर आप जानते हैं ये जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, याद रखिएगा। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसी होशंगाबाद के बाबई में। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में एक गांव है जिसका नाम क्या है? बाबई। और मध्य प्रदेश सरकार ने इस बाबई गांव का नाम भी बदल करके क्या कर दिया है? माखन नगर। याद रखिएगा, माखन नगर। क्यों? क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान था बाबई, और अब मध्य प्रदेश में ये जो बाबई है, इसे किस नाम से जाना जाएगा? माखन नगर से। इसका प्राचीन नाम क्या था? बाबई, ठीक है ना। किसका जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी का। और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी, तो क्या क्या थी दोस्तों? तो हिम किरीटनी, याद रखिएगा, और हिम तरंगिनी। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो ये आज का करंट अफेयर था जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर ई श्रम कार्ड की बात की जाए, आप जानते हैं कि आप अगर जाए सरकारी रिजल्ट की साइट से जाकर के आप ई श्रम कार्ड अपना अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड, याद रखिएगा, भारत का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम कार्ड बना रहा है भारत के युवाओं को। याद रखिए, इसमें वो बच्चा जो 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का है, वो अपना श्रम कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आज ही डाटा आया है कि पूरे भारत में 44 करोड़ लोगों ने श्रम कार्ड बनवा लिया है। आ गई बात समझ में? जिसमें 7 करोड़ लोग कहां के हैं? तो याद रखना है, 7 करोड़ लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश के हैं, और बाकी के 1.21 यानी 1 करोड़ 21 लाख लोग, याद रखिएगा, 1 करोड़ 21 लाख लोग मध्य प्रदेश के हैं जिन्होंने श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है। तो ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, और थोड़ा सा मतलब नेशनल, राष्ट्रीय स्तर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब आइए दोस्तों, हम फिर से अपने पुराने टॉपिक की तरफ लौट चलते हैं जिसका नाम है बजट 2022। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पहले बजट के बारे में मैं बात करूं तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, जो बजट की सीरीज होगी ये 3-4 पार्ट्स में आएगी। ये इसका पहला लेक्चर है जिसमें हम बजट के बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे, हम डिफिसिट्स पे बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, बजट, सबसे पहली चीज याद रखिए, इसे बजट कहा ही नहीं जाता है। संविधान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बुलाया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। किसके नाम से बुलाया जाता है दोस्तों? इसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। फिर इधर आपको याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत
भारत का वित्त मंत्री, याद रखिए दोस्तों कौन, भारत का वित्त मंत्री संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद संसद में बजट प्रस्तुत करता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिए भारत का वित्त मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट पढ़ता है संसद के समक्ष। आ गई बात समझ में। उसी तरह याद रखिएगा 202 अनुच्छेद 202 में कौन क्या होता है बच्चों, तो हर राज्य का जो बजट आता है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार का अपना अलग बजट आता है, उत्तर प्रदेश सरकार का अपना अलग बजट आता है, मतलब हर राज्यों का अपना अलग अलग बजट आता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा किसी भी राज्य का बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 202 के अंतर्गत। तो संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, याद रखिए संबंधित राज्य का वित्त मंत्री संबंधित राज्य के राज्यपाल, याद रखिएगा दोस्तों संबंधित राज्य का वित्त मंत्री संबंधित राज्य के राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद उस राज्य की विधानसभा में बजट को प्रस्तुत करता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री, तो याद रखिए कौन सी वित्त मंत्री है इस समय पे, इस समय हमारी वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमन। क्या नाम है दोस्तों, निर्मला सीतारमन इस समय भारत की वित्त मंत्री हैं और इन्होंने संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत किया है। और निर्मला सीतारमन ने बजट को कब प्रस्तुत किया, तो आपको याद रखना है 1 फरवरी 2022 को, याद रखिएगा 1 फरवरी 2022 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने क्या प्रस्तुत किया, तो बजट प्रस्तुत किया। दोस्तों आपको यह बात समझ लेनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो समझ में आया, 1 फरवरी 2022 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पता है ना दोस्तों, रामनाथ कोविंद से अनुमति लेने के बाद संसद के प्राचीर में उन्होंने बजट को रखा। और बजट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना दोस्तों। तो ये रही बात बजट के संबंध में जो इसमें चीजें हैं। अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर से बजट को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा बजट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बजट के अंतर्गत 3 प्रकार के कोष होते हैं। कितने प्रकार के कोष होते हैं, 3 प्रकार के कोषों का उल्लेख आपके बजट के भीतर किया जाता है। और ये कोषों के बारे में अब हम आपको इसमें बताते हैं डिटेल में कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों 3 प्रकार के कोष आते हैं। सबसे पहला कोष कौन सा आता है, इसे कहते हैं समेकित कोष। क्या कहते हैं दोस्तों, समेकित कोष। इसे ही भारत की संचित निधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत सरकार की संचित निधि कहा जाता है। तो ये पहला कोष है जो सब बजट के अंतर्गत आता है, इसे समेकित कोष कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आकस्मिक निधि। क्या कहते हैं दोस्तों, आकस्मिक निधि कहा जाता है। और तीसरी जो होता है, तीसरा जो कोष होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोक लेखा व्यय कहते हैं। बात समझ में आ रही है, लोक लेखा कोष भी इसे कहा जाता है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सार्वजनिक कोष के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम इसके संदर्भ में, जैसा कि हमने आपको बताया कि बजट के अंतर्गत 3 प्रकार के कोष होते हैं। पहला समेकित कोष या संचित कोष, दूसरा कौन सा होता है आकस्मिक कोष, और तीसरा कौन सा होता है लोक लेखा कोष या सार्वजनिक कोष। आइए अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो समेकित कोष या संचित कोष होता है, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में इन तीनों कोषों का अलग अलग उल्लेख किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पर समेकित और संचित निधि की अगर बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत संचित निधि का उल्लेख है, समेकित निधि का उल्लेख है। तो ठीक है दोस्तों, यहां पर आप समझेंगे भारत सरकार को जितनी भी आय प्राप्त होती है, आ गई बात समझ में, जैसे भारत सरकार किसी से जो उधार लेती है, भारत सरकार ऋणों पर जो ब्याज अर्जित करती है, वो जो आय होती है, जितनी भी आय होती है, बात समझ में आ रही है, जो सरकार के पास होती है वो किसमें रखी जाती है, भारत की संचित निधि में। और जैसा कि आप जानते हैं भारत की संचित निधि से वेतन किसे दिया जाता है, तो राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को। ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा भारत की समेकित या संचित निधि क्या है, इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत उधार और जो ऋण भारत सरकार दूसरों को देती है और उसके द्वारा जो ब्याज मिलता है उसे संचित निधि में रखा जाता है। फिर देखिए दोस्तों ये जो अगला कोष है इसे क्या कहा जाता है, इसे आकस्मिक निधि कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसे अनुच्छेद 267 के अंतर्गत हम इसकी बात करते हैं। यहां पर ए का मतलब अनुच्छेद से है, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं।
और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर भारत सरकार को संचित निधि से एक भी रुपए खर्च करना है तो उसे सबसे पहले किससे अनुमति लेनी पड़ती है? भारत की संसद से। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जब भारत सरकार संसद से अनुमति ले लेगी और जब संसद उसे अनुमति दे देगी तभी वो संचित निधि से एक भी रुपया खर्चा कर सकती है। इसके बाद जो अगला कोष है दोस्तों वो क्या कहलाता है? आकस्मिक निधि। जैसे आप अगर कभी अस्पताल जाएं तो अस्पतालों में जाकर के आपने देखा होगा कि जब हम अस्पताल जाते हैं तो वहां पे एक इमरजेंसी रूम होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई मान लीजिए किसी तरह से घायल हो गया, अब उसको फौरन उपचार की जरूरत है और वहां पे मान लीजिए अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो इमरजेंसी में 24 आवर्स डॉक्टर्स होते हैं और वो केवल फर्स्ट एड देने के लिए होते हैं कि जो व्यक्ति आएगा, जो घायल आएगा है ना, या जो बीमार आएगा उसे हम फर्स्ट एड देंगे, यानी किसी तरीके से उसकी जान बचाने का प्रयास किया जाएगा, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक उपचार कहते हैं। वैसे ही समझिए दोस्तों कि अब मान लीजिए पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं चल रहा, क्योंकि देखिए कुछ भी खर्चा करने से पहले पार्लियामेंट की अनुमति जरूरी होती है। तो ऐसे में एक कोष भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। आ गई बात समझ में? एक कोष भारत के राष्ट्रपति के पास होता है और इस कोष को क्या कहा जाता है? इसी कोष को आकस्मिक निधि कहा जाता है। वर्तमान में इस कोष में कितनी राशि रखी हुई है? 30,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। जैसे आकस्मिक कोष मान लीजिए अचानक से आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर भारत के किसी हिस्से में बाढ़ आ गई, किसी हिस्से में भूकंप आ गया, अब ऐसे में मान लीजिए वहां पर आपदा राहत कार्य के लिए सीधी सी बात है बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है। तो अब ऐसे में पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, फिर उनसे अनुमति लीजिए, फिर उसके बाद आप पैसे खर्च करिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिए राष्ट्रपति के पास एक ऐसा कोष होता है जहां पर राष्ट्रपति के नाम से कुछ पैसा पहले से रिजर्व होता है। तो अगर देश के किसी भी हिस्से में कोई आपदा आती है या कोई समस्या उत्पन्न होती है और अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो क्या किया जाता है? सबसे पहले उस जगह के लिए राष्ट्रपति वो पैसा भेज देता है कि हाँ भैया लो 500 करोड़ रुपए ले लो और यहाँ जो समस्या है इसका निपटारा कर दो। बात समझ में आ रही है? पैसा भेज देता है। उसके बाद में इसे खर्च करने के बाद संसद को बताया जाता है कि हमने 500 करोड़ रुपए दूसरी जगह पे खर्च कर दिए थे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मतलब ये क्या बताते हैं कि 500 करोड़ रुपए हमने दूसरी जगह पे खर्च कर दिए थे। समझ रहे हैं ना आप कॉन्सेप्ट को? दूसरी जगह पे खर्च कर दिया, अब हमने संसद को बताया तो संसद क्या करेगी? संचित निधि से कुछ धन निकालेगी और उसे ला करके कहां रख देगी? आकस्मिक निधि में। बात समझ में आ रही है? यानी इसे पूरा 30,000 करोड़ मेंटेन रखेगी और जब ये पैसा कम होगा तो इसे संचित निधि से समय समय पे लाके रखते रहेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो तीसरा कोष होता है बजट में, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोक लेखा कोष या सार्वजनिक कोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लोक लेखा कोष या सार्वजनिक कोष कहा जाता है। याद रखिएगा इसे पब्लिक फंड भी कहा जाता है और इसका उल्लेख भारत के संविधान के 266 में है। ठीक है ना दोस्तों? याद रखिएगा इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में है। अब इसमें क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ये वो संपत्ति होती है, ये वो पैसा होता है जिसे आपको सरकार को खर्च करने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर लोक लेखा कोष से कुछ भी पैसा खर्च करना है तो सरकार किसी से पूछती नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में यह पैसा सरकार का होता ही नहीं है। ये कुछ ऐसा धन होता है जो सरकार के पास दूसरे लोगों का रखा होता है। जैसे मान लीजिए अगर ट्रेजरी बिल जारी किया, मान लीजिए अगर आरबीआई ने कुछ ट्रेजरी बिल्स जारी कर दिए और कुछ लोगों ने एक मिनट के लिए आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आरबीआई ने 50 ट्रेजरी बिल लॉन्च किए, ठीक है ना, और एक ट्रेजरी बिल की कीमत कितनी रखी गई थी? 10 रुपए। अब मान लीजिए 50 लोगों ने ट्रेजरी बिल खरीदे, यानी उनके पास 500 रुपए, उन्होंने 500 रुपए पे किए। ये 500 रुपए किसके पास पहुंच गया? वो 500 रुपए किसके पास पहुंचा? भारत सरकार के पास पहुंचा ना, क्योंकि आरबीआई ने तो भारत सरकार के नाम से पैसे खर्च किए थे तो उसको तो 500 रुपए मिला ना। तो अब चूंकि सरकार ने एसेट क्रिएट की ना, सरकार ने पैसा निर्माण किया ना, तब ना सरकार को पैसा मिला। तो चूंकि अब ये दूसरों की संपत्ति है, कभी वो मांगेंगे तो हमको लौटाना भी पड़ेगा कि हाँ भैया हमने तुम्हारा ट्रेजरी बिल खरीदा था और 10 रुपए में तुमने बेचा था तो अब तुम उसे लौटा दो। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे? हम वापस अपना ट्रेजरी बिल लेंगे और उसे 10 रुपए वापस करेंगे। तो देखिए ये वो संपत्ति, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है दोस्तों कि ये वो संपत्ति होती है जो वास्तविकता में सरकार की नहीं होती बल्कि दूसरों की संपत्ति होती है, जिसे कुछ दिन के लिए सरकार अपने पास रखती है। तो चूंकि इससे अगर पैसा खर्च करना है, अगर लोक लेखा वैसे या सार्वजनिक कोष से अगर सरकार को पैसा खर्च करना है तो इसके लिए किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं
होती है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। बजट में तीन प्रकार के कोष होते हैं। संचित निधि होती है जिसे समेकित कोष भी कहते हैं, एक आकस्मिक कोष या आकस्मिक निधि भी होती है, तीसरा कौन सा होता है, लोक लेखा कोष या सार्वजनिक कोष भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूं, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और इसका बेहतरीन नोट्स आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बजट की बात की जाए तो बजट के दो भाग होते हैं, याद रखना है आपको। एक क्या कहलाता है, एक कहलाता है आपका राजस्व बजट और दूसरा क्या कहलाता है, तो दूसरा कहलाता है आपको पूंजीगत बजट। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो देखिए बजट कितने प्रकार का होता है, एक होता है राजस्व बजट और दूसरा बजट कौन सा होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, दूसरे बजट का नाम क्या दिया जाता है, पूंजीगत बजट। तो देखिए दोस्तों, राजस्व बजट के अंतर्गत कितनी चीजें आती है, तो दो चीजें आती हैं। एक चीजें, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू बजट, याद रखिए, इसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बजट। और इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों, याद रखना है आपको, कैपिटल बजट। क्लियर कॉन्सेप्ट, इसे रेवेन्यू बजट और इसे कैपिटल बजट कहते हैं। अब अगर राजस्व बजट की बात की जाए तो देखिए इसमें दो चीजें होती हैं। एक क्या होती है दोस्तों, एक होती है प्राप्तियां। आ गई बात समझ में। इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है रिसिप्ट। आपको याद रखनी है, इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्राप्तियां, यानी राजस्व सरकार को कहां से मिलती है तो इसे रिसिप्ट कहा जाता है। और जो सरकार खर्च करती है तो इसे क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, इसे रिसिप्ट कहा जाता है। जो सरकार को मिलती है इसे प्राप्तियां कहा जाता है। और जो सरकार खर्च करती है, ठीक है ना दोस्तों, जो सरकार खर्च करती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है व्यय, यानी ये राजस्व एक्सपेंडिचर है। आ गई बात समझ में। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है ना दोस्तों। तो एक तरफ होता है व्यय यानी प्राप्तियां और दूसरी तरफ क्या होता है, राजस्व व्यय, यानी कि सरकार को जो पैसा आता है, और व्यय का मतलब जो सरकार पैसा खर्च करती है। वैसे ही दोस्तों पूंजीगत बजट के भी दो भाग होते हैं, आप इधर समझ सकते हैं। पूंजीगत बजट के भी सेम दो भाग होते हैं। एक क्या होती है आपकी प्राप्तियां, यानी जहां से सरकार को पूंजी प्राप्त होती है, और दूसरा क्या होता है, इसका व्यय होता है, जहां पे सरकार उसे खर्च करती है। सेम उसी को रिसिप्ट और उसी को क्या कहते हैं, पेमेंट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर राजस्व बजट की बात की जाए तो राजस्व बजट के अंतर्गत जो प्राप्तियां होती हैं, इनके अंतर्गत दो सोर्सेज होते हैं। कितने सोर्सेज होते हैं दोस्तों, दो सोर्सेज होते हैं। एक, सरकार को जो इनकम आती है वो कहां से आती है, करों के माध्यम से जो पैसा आता है। जैसे कितने प्रकार के कर होते हैं, तो देखिए अगर यहां पे बात की जाए तो कर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर। बात समझ में आ रही है। तो प्रत्यक्ष कर में कितने प्रकार के कर आते हैं, तीन प्रकार के कर आते हैं। कितने प्रकार के कर आते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कितने प्रकार के कर आते हैं, तो तीन प्रकार के कर आते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कितना आता है, तो केवल अब एक आने लगा, पहले बहुत से थे, अभी भी अप्रत्यक्ष कर है। जैसे वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, तो वैसे ही अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत अभी हम एग्जांपल में ले लेते हैं जीएसटी। ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट वो पेमेंट होती है, वो इनकम होती है जिसमें सरकार को उसे लौटाना नहीं होता। बात समझ में आ रही है। मतलब एक बात आप इधर ये समझिए, रेवेन्यू रिसिप्ट वो है जो सरकार को प्राप्त पैसा है और उसे किसी को लौटाना नहीं है। जैसे समझिए, टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट ने कमाया, सरकार उसे लौटाएगी नहीं। बात समझ में आ रही है। सरकार ने जो पैसा टैक्स के माध्यम से कमाया वो सरकार उसे लौटाएगी नहीं। बात समझ में आ रही है ना, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स से हो, फिर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स से हो। ऐसे ही दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इधर कौन सा है, तो इधर होते हैं गैर कर स्रोत होते हैं, नॉन टैक्स रिसोर्सेज। कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट के, अभी हम उनको देख लेते हैं। पहले हम प्रत्यक्ष कर देखते हैं। देखिए प्रत्यक्ष कर तीन प्रकार के हैं भारत में। पहला क्या है आपका, आयकर, याद रखिएगा। दूसरा कौन सा है दोस्तों, निगम कर। कौन सा है दोस्तों, तो पहला है आयकर, दूसरा कौन सा है आपका निगम कर, और जो तीसरा अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, तो पहला आयकर हो गया, दूसरा निगम कर हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, संपत्ति कर। ठीक है ना दोस्तों। आप परेशान नहीं होइएगा, मैं टैक्सेस पे एक इंडिविजुअल लेक्चर बहुत जल्दी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। बहुत जल्दी इसी लाइव क्लास में आके 8:30 बजे मैं आपसे टैक्सेस पे डिटेल में बात करूंगा। परंतु अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरकार को एक राजस्व बजट होता है, एक पूंजीगत बजट होता है। राजस्व बजट के दो भाग होते हैं, एक प्राप्तियां होती हैं, दूसरी चीज एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और अगर रिसिप्ट की बात की जाए तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्राप्तियों के अंतर्गत दो रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है कर स्रोत और दूसरा होता है गैर कर स्रोत। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों आपके। देखिए दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं गैर कर रिसोर्सेज। देखिए अगर गैर कर रिसोर्सेज की बात की जाए तो इसके अंतर्गत कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं। जैसे मान लीजिए, आप इधर पे थोड़ा ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने किसी को ऋण दिया था।
बात समझ में आ रही है ना, मतलब भारत सरकार ने किसी को लोन दिया था, मान लीजिए XYZ किसी को भी दिया था, तो मान लीजिए अगर भारत सरकार ने किसी को लोन दिया और उस लोन के बदले में जो भारत सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट मिली, बात समझ में आ रही है ना, जो ब्याज भारत सरकार को मिला वो किसमें आता है, वो किसमें आता है, गैर कर रिसोर्सेज। तो याद रखिए ऋणों पर मिलने वाला ब्याज किसमें आता है, ऋणों पर मिलने वाला ब्याज किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है गैर कर रिसोर्सेज के अंतर्गत पहला तो ये रखा जाता है। इसके बाद दूसरी चीज जो क्या रखी जाती है, तो गैर ऋणों पर मिलने वाला ब्याज। और मान लीजिए अगर भारत सरकार को कहीं पर कोई लाभांश प्राप्त होता है, मतलब समझ रहे हो, अगर भारत सरकार को कहीं पे कोई लाभ मिलता है तो वहां पर जो भारत सरकार को लाभ मिलता है उसे हम किस में गिनते हैं, तो उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में गिनते हैं। तो देखिए दोस्तों आपने प्राप्तियों को देखा जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू थी, आ गई बात समझ में। अब आइए दोस्तों अब हम आपसे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किस पर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। बात समझ में आ रही है, यानी राजस्व व्यय, सरकार राजस्व व्यय के रूप में कहां कहां पे कितना कितना खर्चा करती है, अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों अब राजस्व व्यय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये राजस्व व्यय एक ऐसा व्यय होता है जिसमें किसी भी प्रकार की एसेट क्रिएट नहीं होती। बात समझ में आ रही है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई एसेट क्रिएट नहीं होती। जैसे मान लीजिए सीधी सी बात है, भारत सरकार ने किसी से कुछ ऋण ले रखा था, बात समझ में आ रही है, मान लीजिए भारत सरकार ने किसी दूसरे देश से IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कुछ ऋण लिया हुआ है, लोन लिया हुआ। अब कोई लोन फ्री में तो देता नहीं है, उसके बदले में कुछ ना कुछ ब्याज तो लगता है ना दोस्तों। तो यहां पर आपको समझना है कि अगर हमने किसी से कुछ लोन ले रखा है, ठीक है ना, उसके बदले में भारत सरकार को जो ब्याज के रूप में पे करना पड़ता है वही क्या होता है, वही होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है, तो भारत सरकार जो ब्याज पर खर्चा करती है वो क्या होता है, तो वो आपका जो ब्याज पर खर्चा करती है वो क्या कहलाता है, वो भी आपका व्यय कहलाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें तो भारत सरकार जो अलग अलग हिस्सों में सब्सिडी देती है ना दोस्तों, जो भारत सरकार सब्सिडी देती है वो भी किस में आता है, तो एक्सपेंडिचर्स में आता है। आ गई बात समझ में, यानी राजस्व बजट के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो भारत सरकार जो ब्याज लेती है उस पर जो खर्चा होता है वो आता है, और जो भारत सरकार सब्सिडी देती है उस वो, और अगर भारत सरकार किसी को कुछ अनुदान देती है, अनुदान समझ रहे हैं, अनुदान को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी की सहायता की, एक मिनट के लिए आप ऐसा समझिए, मान लीजिए नेपाल में भूकंप आया, अगर नेपाल में भूकंप आता है तो भारत सरकार 100 करोड़ रुपए सहायता राशि देती है। अब अगर हम किसी की सहायता, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर आप मेरी सहायता करें, ठीक है, मैं कहीं जा रहा था और मुझे कुछ दिक्कतें आई, अगर आपने मुझे 10 रुपए दे दिए, तो जब आदमी किसी की सहायता करता है तो इस सोच से थोड़ी करता है कि वो अपन को वापस करेगा, अपन ऐसा नहीं सोचते, अपन उसकी सहायता करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे ही भारत सरकार जो ब्याज पर जो खर्च करती है, जो सब्सिडी पे खर्च करती है, जो अनुदानों पर खर्च करती है, ये व्यय कहलाता है। आ गई बात समझ में। और याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे खर्च से किसी भी प्रकार की कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, यानी ऐसे खर्चों से भारत सरकार को कोई लाभ नहीं होता। फिर चाहे भारत सरकार सब्सिडी दे, उससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता। जो ब्याज पर खर्चा कर रही है, जो ब्याज हम भर रहे हैं, ब्याज भर रहे हैं, अपने 10,000 रुपए लोन लिया था और 1,000 रुपए हर महीने हर साल हम भर रहे हैं, सीधी सी बात है, उसका ब्याज भर रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ी कोई फायदा हो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। अनुदान से भी भारत सरकार को कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो हालांकि घाटों की बात अगर हम करेंगे, लेकिन अभी हम अगर यहां पर देखें राजस्व बजट, तो यहां पर आप अगर यहां पे देखेंगे दोस्तों, याद रखिए जब भारत सरकार की प्राप्तियां यानी भारत सरकार की रिसिप्ट कम होती है और जब भारत सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, मतलब जो मिलने वाला पैसा होता है भारत सरकार को वो कम होता है, जो गैर कर और कर रिसोर्सेज से आता है, जबकि जो व्यय होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा होता है दोस्तों, तो इसे ही रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाता है। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो अगर हम राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व घाटा किसे कहते हैं, जब भारत सरकार की रिसिप्ट, याद रखिए जब भारत सरकार की रिसिप्ट कम होती है और भारत सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को राजस्व घाटा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए अगर भारत सरकार 10,000 रुपए कमाती है और उसके बदले में भारत सरकार खर्चा कितना करती है, 15,000 रुपए, ठीक है, कमाई कितनी है 10,000, खर्चा करती है 15,000, इसका मतलब कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो याद रखिए ये जो 5,000 रुपए है ना दोस्तों, बात समझ में आ रही है ना, यही 5,000 रुपए क्या है आपका रेवेन्यू डिफिसिट। बात समझ में आ रही है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने राजस्व घाटे के बारे में आपसे बात कर ली, आपने राजस्व घाटे को देखा किसके अंतर्गत क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो देखिए मैं बीच बीच में हट जा रहा हूं ताकि आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर किस पूरे फ्लो चार्ट को बड़े आसानी से अपनी कॉपी में
अपने कॉपी में इसे बिल्कुल अंकित कर सकते हैं और इसे अपने मस्तिष्क में भी बैठाने का प्रयास करिए और कंटिन्यूअस क्लास को पूरा देखिए, पूरा पढ़िए, ठीक है ना। मैं बहुत मेहनत करके आपको ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़े आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आई, हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब हम आगे बात करते हैं पूंजीगत बजट। तो देखिए दोस्तों अब हम आपसे बात करेंगे पूंजीगत बजट। तो देखिए दोस्तों पूंजीगत बजट के अंतर्गत जो प्राप्तियां ली जाती हैं वो क्या क्या ली जाती है, तो यहां पर अब आपको समझना होगा। देखिए जैसे यहां पे समझिए, जो सरकार को ट्रेजरी बिलों को बेच करके जो पैसा प्राप्त होता है वो किस में रखा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है ये पूंजीगत बजट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा क्या क्या आता है, तो देखिए जो जनता से ऋण लिया जाता है, बात समझ में आ रही है, जनता से लिया गया ऋण, याद रखिए जो भारत सरकार जनता से ऋण लेती है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, पूंजीगत बजट के अंतर्गत, पूंजीगत रिसिप्ट यानी कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत। जो ट्रेजरी बिल से पैसा आता है वो भी रिसिप्ट के अंतर्गत। और याद रखिएगा दोस्तों जो पैसा विदेशी आय से, बात समझ में आ रही है, जो भारत सरकार विदेशों से ऋण लेती है वो भी किसके अंतर्गत रखा जाता है, वो भी याद रखिएगा, वो भी कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत रखा जाता है। तो ठीक है ना दोस्तों, तो आपको समझना है कि कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत भारत सरकार कहां से कितना कितना लेकर के आती है। तो आप इसे समझ रहे हैं कि जनता से जो लिया गया ऋण होता है, ट्रेजरी बिल की बिक्री से जो आता है, आ गई बात समझ में। और जो विदेशों से सरकार ऋण लेती है वो किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये पूंजीगत बजट की प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। व्यय की बात करें दोस्तों तो देखिए ये ऐसे व्यय होते हैं जिनसे किसी ना किसी प्रकार की एसेट का क्रिएशन हो। देखो जब आप यहां पे खर्चा कर रहे थे तो उससे कुछ एसेट क्रिएट नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब भारत सरकार कुछ ऐसा खर्च करती है जिससे एसेट क्रिएट हो, जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने सड़क बनाई, तो भाई सड़क बनाई तो आज नहीं तो कल टोल लगा के पैसे उगाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, सड़क बनाई तो भाई ये पूंजी है ना, फंसाई तो इससे फायदा होगा भारत सरकार को, निवेश है ये, ठीक है। जो सड़क पे खर्चा किया ये एक निवेश है। वैसे ही मान लीजिए सरकार ने नहर बनाई, ये भी निवेश है, इससे भी सरकार को पैसे आएंगे, ठीक है ना। जैसे सरकार ने कोई नई ट्रेन चला दी, कहीं पे कोई रेलवे ट्रैक बिछा दिया, बात समझ में आ रही है ना। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य इतना है दोस्तों कि मान लीजिए अगर भारत सरकार ने कुछ खर्चा किया और उसको खर्चा करने से अगर कोई एसेट क्रिएट हुई तो वो क्या कहलाता है, दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ठीक है ना दोस्तों, तो यहां पर हमने देखा बजट के संबंध में देखा, विशेष रूप से इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्व घाटा। अब आइए बात करते हैं दोस्तों इस साल के बजट में कितना कितना पैसा किसके लिए एलोकेट किया गया है। तो आइए दोस्तों अब हम आपसे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस साल का जो हमारा टोटल बजट है, जो राजस्व बजट के अंतर्गत, जो राजस्व बजट की अगर बात करें तो देखिए यहां पर जो राजस्व प्राप्तियां रही हैं भारत सरकार की वो कितनी रही है। तो आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद मैं इसके संदर्भ में आपसे बात करता हूं। तो देखिए दोस्तों राजस्व बजट के अंतर्गत कितना खर्चा भारत सरकार ने कितना किया है और कितने पैसे उसे प्राप्त हुए हैं इस वर्ष 2021-22 में, वित्त वर्ष 2021-22 में। तो देखिए दोस्तों भारत सरकार की जो रिसिप्ट रही है इस साल वो कितनी रही है, आपको याद रखना है 20,78,936 करोड़ रुपए भारत सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना है। मतलब भारत सरकार की जो टोटल इनकम थी राजस्व बजट के अंतर्गत, जो राजस्व प्राप्तियां थी वो 20,78,936 करोड़ रुपए थी। और जो इनका टोटल एक्सपेंडिचर था दोस्तों वो कितना था, तो आप याद रखेंगे भारत सरकार ने टोटल 31,67,289 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों, तो कितने रुपए भारत सरकार ने खर्च किए हैं, तो याद रखिए भारत सरकार की जो रिसिप्ट रही है वो कितनी रही है, 20,78,936 करोड़ रुपए, और खर्चा कितना किया है, तो 31,67,289 करोड़ रुपए खर्च किए हैं दोस्तों, ठीक है ना। और याद रखिए भारत सरकार का जो रेवेन्यू डेफिसिट रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं 31 लाख खर्च किए, 20 लाख कमाए, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान में भारत का राजस्व घाटा कितना रहा, भारत सरकार के बजट में भारत का राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट कितना रहा। तो याद रखिए दोस्तों ये 5.1% है। कितना है दोस्तों, 5.1% है। और पिछली बार कितना था, 7.3%, यानी 2020-21 में ये कितना था, 7.3%, और 2021-22 में ये कितना है, तो आपको याद रखना है 5.1%। तो वर्तमान में आपसे पूछे कि भारत का रेवेन्यू डिफिसिट यानी राजस्व घाटा कितना है, तो 5.1%, आपको याद रखना होगा दोस्तों, ठीक है ना। 5.1% भारत का रेवेन्यू डिफिसिट है। लेकिन इससे पहले यानी पिछले साल कितना था, तो 7.3%। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल हमने 20 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं और 31 लाख करोड़
करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी, तो दैट्स अ रेवेन्यू डिफिसिट है यहाँ पे गवर्नमेंट को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही आइए अब हम कैपिटल बजट की तरफ देखते हैं। हमें कैपिटल बजट में कितना पैसा प्राप्त हुआ और कितना गवर्नमेंट ने कहां कहां खर्चा किया, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए देखिए कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत अगर बात की जाए तो भारत सरकार को कितना पैसा प्राप्त हुआ है, यानी समझ रहे हैं ना, ट्रेजरी बिल को बेच करके, ठीक है ना, भारत सरकार ने जो पैसा कमाया है, भारत सरकार ने जो ऋण दे करके जो पैसा कमाया है, बात समझ में आ रही है ना, ये जो पैसा भारत सरकार ने कमाया है जो लोगों के द्वारा प्राप्त किया गया है वो, तो ये प्राप्तियों के अंतर्गत देखिए दोस्तों, तो यहां पर याद रखिएगा भारत सरकार ने 16,91,64 करोड़ रुपए भारत सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट के मतलब कैपिटल रिसिप्ट के रूप में प्राप्त हुए हैं। मतलब पूंजीगत बजट के अंतर्गत जो कैपिटल रिसिप्ट है, जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, वो 16,91,64 करोड़ रुपए है। और भारत सरकार ने कितना एक्सपेंडिचर किया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये कितना है, तो ये है आपका 84,03,46 करोड़। बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों, जैसे पूंजीगत व्यय की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, तो यहां पर अगर आप देखिए तो 84,346 करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्च किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये आपकी रेवेन्यू, ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट थी, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं बजट में होने वाले घाटों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे बजट में होने वाले घाटों की। ठीक है ना दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बजट पे जो लेक्चर्स ले रहा हूं, याद रखिएगा बजट पर लेक्चर्स थोड़ा सा लंबे होंगे और ये अलग अलग पार्ट्स में होंगे। अभी मैंने पहला लेक्चर अपलोड करने का विचार किया है, आज मैं पहला लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है ना, जो इन सारी चीजों से रिलेटेड होगा, जो बजट का बेसिक कंसेप्ट समझाएगा, ठीक है ना, जो इनकम से रिलेटेड चीजों की बात करेगा दोस्तों। अब आइए बात करते हैं बजट में होने वाले घाटे। यहां पर देखिएगा दोस्तों, बजट में 4 प्रकार के घाटे होते हैं। कितने प्रकार के घाटे होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला घाटा कौन सा होता है, राजकोषीय घाटा। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला घाटा कौन सा होता है, राजकोषीय घाटा। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को फिस्कल डेफिसिट नाम दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा घाटा होता है बजट में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। याद रखिएगा, इसे किस नाम से बताया जाता है, तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। और इसे किस नाम से बुलाया जाता है, तो इसे कहा जाता है रेवेन्यू डिफिसिट। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है रेवेन्यू डिफिसिट। याद रखिएगा, ये राजस्व घाटा है और इसे किस नाम से बुलाया जाता है, इसे रेवेन्यू डिफिसिट के नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा घाटा होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये जो तीसरा घाटा होता है ये क्या होता है, इसे प्रभावी रेवेन्यू डिफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, यानी इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इफेक्टिव, यहां पे आप समझेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट इसे कहा जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो यहां पर इसे क्या कहा जाता है, इसे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाता है। और इसके बाद जो चौथा घाटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्राथमिक घाटा कहते हैं, जिसे किस नाम से बताया जाता है, जिसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा, अगर आप बजट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो ये पीडीएफ ठीक नीचे दिए गए लिंक पे आप जाएंगे, आप नीचे लिंक पे जाइए, लिंक पर सक्षम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, सक्षम एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी इसी पे अवेलेबल है नीचे। और याद रखिएगा, इस बजट का पीडीएफ जो नीचे लिंक पे है आप उसे वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूं, नीचे लिंक पे है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड करके आसानी से बड़े इफेक्टिव तरीके से इस चीज को पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्राइमरी डिफिसिट को क्या कहा जाता है, प्राथमिक घाटे को इसे कहा जाता है प्राइमरी डिफिसिट। बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इस तरीके से हमारे बजट में कुल 4 प्रकार के घाटे होते हैं। जो 4 अति महत्वपूर्ण प्रकार के घाटे हैं वो कौन कौन सा है, पहला है राजकोषीय घाटा, दूसरा कौन सा है, राजस्व घाटा, तीसरा कौन सा है, प्रभावी राजस्व घाटा दोस्तों, और जो चौथा है वो कौन सा है, तो वो है आपका प्राथमिक घाटा। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए अब हम आगे बात करते हैं, एक कर करके इन चारों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट, याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट की अवधारणा सबसे पहले सन 1991 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण में प्रस्तुत की थी।
आ गई बात समझ में। सबसे पहले, इसके पहले फिस्कल डेफिसिट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट के बारे में जानकारी किनसे मिली है? तो 1991 में सबसे पहले मनमोहन सिंह ने जब अपना बजट पढ़ा था 1991 में, तब सबसे पहले मनमोहन सिंह ने, याद रखा होगा, तब सबसे पहले मनमोहन सिंह ने इस फिस्कल डेफिसिट की बात की थी। ठीक है ना दोस्तों। आइए इसको बड़े आसान से समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर भारत सरकार की टोटल, किसी की भी टोटल इनकम, मान लीजिए भारत सरकार की टोटल इनकम 5 लाख रुपए है। बात समझ में आ रही है ना? 5 लाख रुपए है। और अगर मान लीजिए भारत सरकार जो टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो टोटल पेमेंट कर रही है, टोटल खर्चा कर रही है, वो कितना कर रही है दोस्तों? मान लीजिए कितना कर रही है? 7 लाख रुपए। ठीक है ना। इनकम कितनी है? 5 लाख। खर्चा कितना कर रही है? 7 लाख। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसमें से कितने रुपए बच रहे हैं? 2 लाख रुपए बच जा रहे हैं। तो ये जो 2 लाख रुपए, अब सीधी सी बात है भाई, मिल रहा है 5 लाख, खर्च कर रहे हो तुम 7 लाख, तो 2 लाख रुपए तुम कहीं ना कहीं से लोगे ना। तो 2 लाख रुपए तुम जहां से बोरो करोगे, बात समझ में आ रही है? तुम जहां से 2 लाख रुपए बोरो करोगे, यानी जहां से भी तुम 2 लाख रुपए लेके आओगे अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए, जो तुम उधार लोगे, वही क्या कहलाता है दोस्तों? फिस्कल डेफिसिट। क्या कहलाता है दोस्तों? भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, भारत सरकार जितना पैसा बोरो लेती है अपनी पेमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही राजकोषीय घाटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इस समय अगर बात की जाए, इस समय भारत सरकार का कुल फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो देखिए अगर यहाँ पे अगर आप निकालना चाहे तो इसे निकाला भी जा सकता है। अगर राजकोषीय घाटे को आपको निकालना है, इसको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो फिस्कल डेफिसिट को निकालने का बड़ा आसान तरीका है, याद रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, यानी कुल प्राप्तियां। बात समझ में आ रही है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और इसमें क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट बोरोइंग। बात समझ में आ रही है ना? एक्सेप्ट बोरोइंग मतलब जो पैसा ऋण के रूप में उपलब्ध किया लिया गया था, उसको छोड़ करके जब आप टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसिप्ट माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। वर्तमान में भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना है दोस्तों? तो यह है 6.8%, जो बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? देखिए, फिस्कल डेफिसिट का होना यह दिखाता है कि इकोनॉमी मुश्किल में है, इकोनॉमी प्रॉब्लम में है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सीधी सी बात है, हम बहुत सारा लोन ले रहे हैं, और हम कितना लोन ले पा रहे हैं? हम 6.8% हमारा जो है वो लोन लेकर के काम चल रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना, भारत सरकार 6.8% लोन लेती है, तब जाकर के इसे मैनेज करती है, और जो लोन लेती है उसके बदले में तो इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? तो इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब अगर बात की जाए प्राइमरी डेफिसिट की, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, अगर प्राथमिक डेफिसिट के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो प्राथमिक डेफिसिट को क्या कहा जाता है? इसे पीडी कहा जाता है, प्राथमिक डेफिसिट। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब भारत सरकार जो भी पैसा लेगी उसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट तो करेगी ही करेगी। बात समझ में आ रही है ना? अगर हमने किसी से लोन लिया तो उस लोन के बदले में हमें उसे कुछ ना कुछ ब्याज तो देना ही पड़ता है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं, अगर प्राथमिक घाटे की बात करें, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो देखिए जो टोटल फिस्कल डेफिसिट होता है, इसमें जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, यानी जो ब्याज का पैसा होता है जब हम उसे माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो जो लार्जर अमाउंट हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? वही प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। जैसे मान लीजिए, अभी मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए हमने 7 लाख रुपए खर्च किए और 5 लाख रुपए हमने कमाए थे, तो 2 लाख रुपए फिस्कल डेफिसिट था। तो जैसे मान लीजिए, अब सीधी सी बात है, 2 लाख रुपए हमने पाए, हमने 2 लाख रुपए कहीं से बोरो लिया था, और उसके बदले में मान लीजिए अगर हम 50,000 रुपए क्या करते हैं, 50,000 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो बात समझ रहे हैं ना? जब आप 2 लाख रुपए में 50,000 तो आप ब्याज में दे रहे हैं ना, तो जब आप 2 लाख में 50,000 रुपए माइनस कर देंगे दोस्तों, तो ये कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। यही 1.5 लाख क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी घाटा, यानी इसे ही क्या कहा जाएगा? इसे प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट आपने देखा, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जब इनकम कम होती है, पेमेंट ज्यादा होती है, तो भाई सीधी सी बात है, उसे मेंटेन करने के लिए बोरो लेना पड़ता है। हम जो बोरो लेते हैं, दैट्स अ फिस्कल डेफिसिट। आ गई बात समझ में? और याद रखिए, हमने जो बोरो लिया था, हमने जो उधार लिया था, उसके बदले में जो हम खर्च कर रहे हैं, जो भी मतलब उसके बदले में जो हमने ब्याज देना है सामने वाले को, वही क्या कहलाता है? जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट होता है, दैट्स अ प्राइमरी डेफिसिट। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो देखिए, राजस्व घाटे की बात हमने वहां कर ली थी। हमने आपको बताया था जब रेवेन्यू
कम हो, रिसिप्ट ज्यादा हो, मतलब सीधी सी बात है, जब हमने आपको बताया था कि जब वहां पर आपकी जो रिसिप्ट होती है वो कम होती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे रेवेन्यू घाटा कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इस समय जो भारत सरकार का प्राइमरी डेफिसिट है, यानी जो भारत सरकार का प्राथमिक घाटा है, अगर बात की जाए तो इस समय भारत सरकार का प्राथमिक घाटा कितने परसेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा 3.1%। कितना है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में जारी किए गए बजट में भारत सरकार का प्राथमिक घाटा 3.1%, और फिस्कल डेफिसिट यानी कि सीधी सी बात है राजकोषीय घाटा कितना है, तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.8% है। कितना है, 6.8%। और रेवेन्यू डिफिसिट कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत सरकार का रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, 5.1%। मतलब राजस्व घाटा 5.1, राजकोषीय घाटा 6.8 और प्राथमिक घाटा कितना है, तो 3.1। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। राजकोषीय घाटा क्या था, प्राथमिक घाटा क्या था। अब आइए प्रभावी राजस्व घाटे की अगर बात करें, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने स्टेट को कुछ पैसे दिए, जैसे मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने कुछ पैसे दिए, और मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश सरकार ने उस पैसे को किसमें लगा दिए, सड़क बनाने में, ठीक है ना, नहर बनाने में, ऐसे कामों में लगा दिया जिससे कुछ एसेट क्रिएट हुई। बात समझ में आ रही है। जैसे अब सड़क बनी, भारत सरकार ने पैसे दिए मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार ने उस पैसे को लगा करके क्या बना दिया, सीधी सी बात है भाई, उसे लगा करके भारत मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क बना दी। अब टोल से कुछ पैसा निकालेगी ना, तो ऐसा जो पैसा होता है इसे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा, इसके बारे में सबसे पहले अपने बजट भाषण में सन 2011 में प्रणब मुखर्जी ने बताया था। किसने बताया था, याद रखिएगा सन 2011 में जब भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद के प्राचीर से अपना बजट पढ़ा था फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, तब उन्होंने इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की बात की थी। मतलब आप समझ लीजिए ऐसा क्या है कि भारत सरकार को, सीधी सी बात है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को कुछ पैसे दिए और मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, मध्य प्रदेश सरकार ने उस पैसे को क्या किया कि उसकी सड़क बना दी। तो सीधी सी बात है उसने एसेट क्रिएट की ना, उसके बदले में मध्य प्रदेश सरकार को कुछ पैसा मिलेगा। तो ऐसा घाटा क्या कहलाता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। क्योंकि केंद्र सरकार ने तो किया नहीं, किया किसने, राज्य सरकार ने। फायदा किसे मिलेगा, राज्य सरकार को। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुदान देती है, अनुदान लौटाया थोड़ी जाता है। बात समझ में आ रही है ना। मध्य प्रदेश सरकार को जो पैसा केंद्र सरकार देती है, जो उधार लेती है तो वो तो लौटाती है, लेकिन जो अनुदान देती है वो थोड़ी ना लौटाती है दोस्तों। मतलब बात आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए अगर इस समय बात की जाए तो भारत सरकार को जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो कितना है दोस्तों, याद रखिएगा 4.1%। कितना है दोस्तों, 4.1%। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर 4 प्रकार की घाटों की बात की। एक बार मैं और बता दूं, अगर मान लीजिए भारत सरकार, अब हम इसको थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं, बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये चारों प्रकार के घाटे क्या होते हैं। बड़े आसान से इसे रिवाइज कर लीजिए। मान लीजिए कि सीधी सी बात है हमारी जो इनकम है वो कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो मान लीजिए अगर 5,000 रुपये हम कमा रहे हैं और 7,000 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये जो 2,000 रुपये है यही क्या है, आपका फिस्कल डेफिसिट। क्या है दोस्तों, यही आपका क्या है, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है ना। राजस्व घाटा क्या होता है, मान लीजिए भारत सरकार 5,000 रुपये कमाती है और 7,000 रुपये मान लीजिए अगर वो माइनस कर, 7,000 रुपये का उसको घाटा होता है, मतलब सीधी सी बात है 7,000 रुपये वो खर्चा कर रही है, तो ये जो 2,000 रुपये है वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसे क्या कहते हैं, इसे रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो अगर प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मध्य प्रदेश, भारत सरकार किसी राज्य को कोई अनुदान देती है और उसके बदले में अगर वो कोई एसेट क्रिएट कर देता है, दैट्स अ प्रभावी राजस्व घाटा। और इसके बाद प्राथमिक घाटा क्या होता है, जब फिस्कल डेफिसिट में आप जो ब्याज में पैसा लौटाते हैं, जो ब्याज के रूप में लौटाते हैं, उसे माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, प्राथमिक घाटा। तो आइए दोस्तों अब हम एक एक कर करके इन चारों कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजकोषीय घाटा। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है, 6.8% इस बजट में। राजस्व घाटा कितना है दोस्तों, तो अगर राजस्व घाटे की बात की जाए तो इस साल का जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है भारत सरकार का वो कितना है दोस्तों, 5.1%। याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर प्रभावी राजस्व घाटा भारत सरकार का कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा कितना है, 4.1%, ये भी याद रखिए। फिर प्राथमिक घाटा कितना है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 3.1%। ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है ना। अब हमने बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपसे बात कर ली है। अब जब हम अगले लेक्चर आपका लेंगे, जब हम अगले लेक्चर पे कल आपसे बात करेंगे, याद रखिएगा,
ठीक इसी समय 8:30 बजे हम आपसे फिर से मिलेंगे, जिसमें हम बजट में की गई योजनाओं की घोषणाओं के संदर्भ में बात करेंगे। हम उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग की जाने वाली चीजों को देखेंगे। अब चूंकि दोस्तों इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, है ना, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज 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 इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि उन छात्रों तक ये चीज पहुंचाइए जो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेरा साथ दिया, आपने इस क्लास को पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।